everyone, my name is Professor Nilesh Khanderia from Noble Group of Institution। अब चलिए, कल ही हमने एक वीडियो अपलोड किया था बैलेंस शीट और पीएनएल के रिलेटेड। उसमें हम लोगों ने पूरा फॉर्मेट बैलेंस शीट और पीएनएल का जो भी था वो पूरा समझाया था, लेकिन उसमें हमने सिर्फ उसके मेन हेड्स बताए थे। अब वहां पर आपको डिटेल्स में भी कुछ लिखना पड़ता है, जिसको हम लिखेंगे पीछे नोट्स टू अकाउंट कर कर। कई स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर ये वर्ड्स हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसी के ऊपर ये आज का वीडियो है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो पहले आई बटन पर क्लिक कर कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नोट्स टू अकाउंट। अब सबसे पहले आया था हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें से सबसे पहला मेन हेड क्या था? शेयर होल्डर्स फंड। अब वो हमने याद रखा था श्रम। श्रम का स्पेलिंग क्या किया था हमने? SRM। अब सबसे पहले क्या था? S स्टैंड्स फॉर शेयर होल्डर फंड। अब उसमें इतनी सारी चीजें आप लिखोगे। चलिए पहले लिखोगे आप ऑथराइज शेयर कैपिटल। अगर आपको क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी की दी गई है तो आप यहाँ पर सिंपली ऑथराइज शेयर कैपिटल लिख दोगे। शेयर कैपिटल जो हमारी नोट बनी है उसका जब आप लास्ट में टोटल लगाओगे तो उस टोटल में आप ऑथराइज शेयर कैपिटल को कंसिडर नहीं करोगे। उसमें आप कौन से कंसिडर करोगे? उसके अलावा, यानी कि इश्यूड शेयर कैपिटल, यानी कि आपकी कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हैं। आइदर इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। अब कॉल्स एंड एरियर्स क्या होता है? हमने पूरी सीरीज प्रीवियसली उस पर बनाई हुई है, अकाउंटिंग फॉर इक्विटी शेयर। कॉल्स एंड एरियर्स सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो जब कभी भी कंपनी इंस्टॉलमेंट में जो उसने इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए होते हैं उसका अगर वो कॉल्स इंस्टॉलमेंट में अगर वो मंगवाती है, तो अगर कोई भी शेयर होल्डर कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेगा तो जो उसने इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया है वो क्या कहलाएगा? कॉल्स एंड एरियर्स। आई बटन पर क्लिक करके लिंक देता हूं, उसके आप थियरी समझ सकते हो पूरी। अब फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब फॉरफीचर शेयर अकाउंट क्या होता है? अगर हमने उन लोगों ने, अगर शेयर होल्डर्स ने हमारे अमाउंट पे नहीं की तो हम क्या करेंगे? उनके शेयर फॉरफिट, यानी कि उनके शेयर हमारी कंपनी की कैपिटल में से कैंसिल कर देंगे और उन लोगों ने जो भी अमाउंट अभी तक पे की है वो हम क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। तो वो हम अमाउंट कहां पर लिखते हैं? फॉरफीचर शेयर अकाउंट में। वो भी हमने वही सीरीज में कवर किया है, आप उसी में देख सकते हो। चलिए उसके बाद सेकंड हेड है R। उसमें क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो सरप्लस का मीनिंग क्या होता है? हमने जो भी पीएनएल स्टेटमेंट में हमारा जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम लिखेंगे पहले सरप्लस में। अब देखिए पीएनएल में से हम कई सारे रिजर्व क्रिएट करते हैं, या तो प्रॉफिट का कोई पोर्शन हम साइड में निकाल कर ऐसे ही रख देते हैं, फ्यूचर में काम आएगा इस वजह से। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड आप इसमें से क्या करोगे? माइनस करोगे। अब देखिए आप जब भी फाइनल अकाउंट करते हो आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी होती है। एक तो पहली चीज वो कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट होगा आप उसकी कितनी इफेक्ट दोगे? दो, एक दोगे डेबिट और दूसरी दोगे क्रेडिट। अब यहां पर अगर आप देखें तो शेयर कैपिटल या तो लाइबिलिटी हमारी लाइबिलिटी की बैलेंस कौन सी होती है? क्रेडिट। तो ये जो भी पूरा मैं अभी साइड देख रहा हूं वो आप एज ए क्रेडिट कंसिडर करिएगा। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपने किया माइनस, मतलब ये आपने इफेक्ट दी डेबिट। ठीक है, ये आपको जब हम सम स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत काम आएगा, इसलिए मैं अभी यहां पर आपको समझा रहा हूं। उसके बाद आया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व या तो कोई भी रिजर्व हो, अल्टीमेटली आप क्रिएट कहां से करोगे? पीएनएल में से या प्रॉफिट में से। मोस्ट ऑफ रिजर्व्स प्रॉफिट में से क्रिएट होती है। अब उसके बाद आया जनरल रिजर्व, उसके बाद आया प्रपोज्ड डिविडेंड। अगर आपकी कंपनी ने आपके शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड अगर डिक्लेयर किया है, अभी तक पे नहीं किया लेकिन डिक्लेयर कर दिया है, तब भी जब तक पे नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रपोज्ड डिविडेंड। अब कोई भी डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी तो वो कहां से जाएगा? प्रॉफिट में से। तो इसकी दूसरी इफेक्ट भी आएगी अभी करंट लायबिलिटीज में, तभी हम देखेंगे, तभी आपको जस्ट रिमाइंड कराऊंगा कि अब हम ये आगे पढ़ गए। उसके बाद अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है आप प्लस करके लिखोगे, अगर लॉस भी हो सकता है पीएनएल में तो अगर लॉस आया तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर माइनस करके लिखोगे। क्या करोगे? रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि जो भी आएगा उसमें से आप क्या करोगे? माइनस। उसके बाद आया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये क्या होता है? याद है हमने जब कभी भी शेयर एट अ पार, या तो 100 रुपीज का शेयर था, वो अगर ज्यादा से हम इश्यू कर रहे थे, या तो 120, 130, 110, मतलब 10, 20 और 30 रुपीज अगर आप ज्यादा कीमत से अगर शेयर इश्यू करेंगे तो वो जो ज्यादा हमने चार्ज किया वो क्या कहलाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए क्या कहलाता है? रिजर्व। इसलिए हम उस चैप्टर में पढ़ रहे थे, याद है, अकाउंटिंग फॉर इक्विटी शेयर में, कि आप इसका नॉर्मली यूटिलाइज करोगे नहीं, या ना ही आप फॉरफीचर करोगे और ना ही आप नॉर्मल केस में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद जनरल रिजर्व, अगर आपने यहां से क्रिएट किया है तो यहां पर हुआ माइनस, यहां पर हुआ प्लस, मतलब सिंपली आप देख सकते हो यहां पर क्रेडिट में से मैंने किया माइनस, मतलब यहां मैंने इफेक्ट दी डेबिट,
और यहां मैंने क्रेडिट में किया प्लस, तो इफेक्ट मैंने दी डेबिट। उसके बाद आया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता क्या है, हम क्रिएट ये प्रॉफिट में से ही करते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता यह है कि आपको सपोज के 5 साल बाद आपको अपने डिबेंचर को रिडीम करना है, यानी कि उनके पास से जो भी आपने डेट यानी कि अमाउंट उठाया था वो आपको रिटर्न करना है। तो अभी अगर हम ऐसा सोचे कि चलो 5वें साल या तो आफ्टर 5 ईयर्स हम सोचेंगे कि पैसे रिटर्न करने होंगे तब सोचेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें एवरी ईयर उसका प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है कि भाई सपोज के 5 साल के बाद हमें 1 करोड़ रुपए वापस करने हैं, तो हम हर साल कितने साइड में रखेंगे, 20 लैक्स हर साल हम क्या करेंगे, साइड में करेंगे। तो एवरी ईयर जो बढ़ता जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। उसके बाद है रिजर्व फंड। अब कोई भी रिजर्व आएगा यहाँ पर ही। उसके बाद है वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। अब ये फंड क्या होता है, सपोज कि आपकी फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है और फैक्ट्री में कुछ एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में उसको कोई भी इफेक्ट होता है, या तो उसका हाथ पैर टूट जाता है या तो कोई भी बीमारी या उसको लग जाती है, तब अगर वो काम किस लिए कर रहा था, आपके लिए, तो आपकी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको एज अ कॉम्पेंसेशन कुछ आप प्रोवाइड करें। तो वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड हम हर साल, मतलब हर साल का जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से हम साइड में निकाल कर रख सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई एक्सीडेंट हो तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, याद रखना है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो ही हम उसमें से यूटिलाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि चलो यार एक्सीडेंट, मतलब हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे अपने वर्कर्स को एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड में बहुत पैसे आ गए हैं, आप थोड़ा अपना हाथ पैर तोड़िए, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके बाद है रिवोल्यूशन रिजर्व। आपने 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। आपने 12th में रिवोल्यूशन अकाउंट क्रिएट करनी सीखी है, मतलब असेट की वैल्यू बढ़ती है, कम होती है। तो जब कभी भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तब हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसका नाम बोलते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। और उसमें अगर जो भी प्रॉफिट आया, अगर जब तक हमने पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, या तो यहां पर तो कम नहीं है, तो आप शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो तब तक वो कहां पर रहेगा, रिवोल्यूशन रिजर्व में रहेगा। जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी कुछ रेशियोज के लिए तो हम यहां से उसकी इफेक्ट दे सकते हैं। चलो ये, उसके बाद आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर। आप ये इग्नोर भी कर सकते हो, याद नहीं रखना तो। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसमें हमने पढ़ा था कि आपने पहले की बहुत मेहनत, क्या किया, श्रम, उसके बाद आपको क्या आएगा, मजा। उसको हम व्हाट्सएप लैंग्वेज में बोलते हैं लॉल्स, बट उसका स्पेलिंग हम करेंगे LDOL। अब L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब ये सारे वर्ड्स आपको शायद पता ही है। डिबेंचर किसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि हमने कोई लंबी अवधि के लिए लोन ली है तो उसको बोलेंगे टर्म लोन। हमने फाइनेंस के लेक्चर में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। टर्म लोन यानी कि सिंपली हम बैंक में से लोन लेते हैं, वही। अब बॉन्ड किसको बोलते हैं, डिबेंचर और बॉन्ड अल्टीमेटली सेम ही हुआ, बट बॉन्ड कौन इश्यू करता है, गवर्नमेंट। डिबेंचर कौन इश्यू करती है, पब्लिक कंपनी। उसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक के पास से डिपॉजिट उठा सकती है, या तो पब्लिक की डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सपोज उसको डिबेंचर इश्यू नहीं करने, इक्विटी शेयर भी इश्यू नहीं करने, तो वो क्या कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट। बाय पब्लिक डिपॉजिट भी वो अमाउंट बोरो कर सकती है पब्लिक के पास है। हाँ, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 10,000 पर पर्सन। आप 10,000 तक की डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद है डी, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इसके अंडर आपको कोई भी चीज नहीं दी जाएगी आपके क्वेश्चन में। उसके बाद आया ओ, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब देखो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसमें पहला है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब आप सब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ गए हो कि हमने अगर डिबेंचर इश्यू किए तो 5 साल बाद हम डिबेंचर की अमाउंट रिडीम करने वाले हैं। तो तब जब हमने इश्यू किए थे तब हमने प्रॉमिस किया था, या तो इसी कंडीशन पर इश्यू किए थे कि अभी हम इश्यू कर रहे हैं ₹100 पर डिबेंचर, बट जब हम रिडीम करेंगे तब इसके हम आपको 120 रुपए देंगे। यानी कि हमने पब्लिक के पास से उठाए 100 रुपए, लेकिन 5 साल बाद हम देंगे कितने रुपए, 120 रुपए। तो 20 रुपए हमने क्या दिए, ज्यादा, जितना उनसे लिया उससे 20 रुपए क्या दिया, ज्यादा। तो 20 रुपए क्या होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब देखिए ये हमारा एक तरह से क्या हुआ, एक्सपेंस। तो ये जाएगा कहां से, प्रॉफिट में से भी आप निकाल सकते हो, या तो कोई रिजर्व में से भी निकाल सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज आप इस चीज के लिए कर सकते हो। दूसरी बात, सर तो ये हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ क्यों नहीं लिखा। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए हेड कौन सा है, शेयर कैपिटल, ठीक है, अभी आगे हमने पढ़ा। लेकिन वहां पर हम प्रीमियम, मतलब रिडम्पशन प्रीमियम हम यहां पर लिख नहीं सकते, और उसका कोई मेन हेड भी नहीं है, तो
वो हमने सिंपली कहां पर लिखा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। जिस तरह से डिबेंचर हम एट अ प्रीमियम रिडीम कर सकते हैं, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर भी हम एट अ प्रीमियम पर हम रिडीम कर सकते हैं। तो सेम जैसे डिबेंचर का प्रीमियम आता है यहाँ पर, इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी, अगर आपने रिडम्पशन आप जब करोगे तब प्रीमियम से रिडम करोगे, अगर आपने ऐसी कंडीशन दी हुई है पब्लिक को, तो आप सिंपली क्या करोगे, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पर लिख दोगे, जितना भी आप प्रीमियम रिडम्पशन टाइम पे देने वाले हो उतना। उसके बाद है एल, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऐसी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, याद हो तो प्रोविडेंट फंड, कोई भी अगर एम्प्लॉय हमारे यहाँ से निकलता है या तो रिटायर्ड होता है, निकलता तो नहीं बोल सकते, रिटायर्ड होता है, तब हम उसको जो भी उसका फंड, उसका जो भी पीएफ यानी कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम जो भी उसको देने वाले हैं, उसका जो फंड इकट्ठा होता है, उसमें से बहुत सारे फंड होते हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी। प्रोविडेंट फंड नॉर्मली हम रिटायरमेंट के टाइम ही देते हैं, ग्रेचुइटी हम बीच में भी दे सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। उसके बाद आता है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। अब वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड कौन सा है, सिंपली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, चलिए वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड किसको बोलते हैं, सिंपली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज के कई बार एम्प्लॉयज में मोटिवेशन या तो वो अपना काम अच्छी तरह से करे और हमारा ही सेल्स बढ़ा है, बिकॉज वो अच्छी तरह से काम करेंगे तो सेल्स हमारा ही बढ़ेगा, यानी कि प्रॉफिट हमारा तो हो गए। तो हम उनको बोलते हैं कि चलो ये आपका टारगेट है, अगर इस टारगेट से ज्यादा जितना भी आपने सेल्स किया, तो जितना आपने ज्यादा सेल्स किया है उसमें से जो भी प्रॉफिट मिलेगा 10% आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम वो 10% है वो एट अ टाइम नहीं दे देते कि चलो कि भाई आज का टारगेट है आपका, सपोज के 1000 का सेल्स करना है, अगर आपने 2000 का सेल्स किया तो डायरेक्टली हम रोज का रोज उसको नहीं देते, हम देते कब है, एवरी ईयर, या तो कोई टाइम लिमिट हमने रखी होती है कि भाई एवरी 3 मंथ्स आपको वो फंड है वो मिलेगा, एवरी 3 मंथ्स वो हम जो भी आपको इकट्ठा होगा प्रॉफिट शेयरिंग फंड में वो हम आपको देंगे, तो एवरी 3 मंथ्स हम उनको देते रहेंगे। मतलब एम्प्लॉयज में मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए हम उनको प्रॉफिट में पार्टनर बना रहे हैं, लेकिन एप्लीकेबल टू सम कंडीशंस हम उनको प्रॉफिट में पार्टनर बना रहे हैं। तो उनका जो भी प्रॉफिट अभी तक हमने उनको नहीं दिया है वो कौन से फंड में जाएगा, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। जब कभी भी आप प्रॉफिट दे दोगे तो यहां से माइनस हो जाएगा। उसके बाद आया वर्कर्स सेविंग अकाउंट। कई कई कंपनियां वर्कर्स के सेविंग अकाउंट खुद ही एज अ बैंक वो ट्रीट कर सकती है, मतलब उन लोगों को कोई भी सेविंग करना हो तो आपके पास डिपॉजिट करा सकते हैं, उनको आप इंटरेस्ट भी दोगे, उनको वेलफेयर में भी काम आओगे। उसी तरह से ऐसे ही होता है एक पेंशन फंड, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या आफ्टर रिटायरमेंट आप उसको उनको मंथली पेंशन दे सकते हो, एट अ टाइम पूरी लमसम पेंशन भी दे सकते हो, वो भी हमारी क्या हुई, प्रोविजन हुई। अब सिंपल ये हो गया लॉन्ग टर्म रिजर्व। उसके बाद आएगा करंट लायबिलिटीज। उसमें हमने याद रखा था कि भाई मजा आएगा तो आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन, मतलब आपको क्या मिलेगा, संतोष। उसको हमने बोला था STOS। अब S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग में सिंपली अगर आप समझ लो तो कोई भी ऐसे बोरोइंग जिसकी टाइम लिमिट लेस देन 12 मंथ्स हो, मतलब आपको 12 महीने में जो कोई भी ऐसा पेमेंट हो अगर आपको दे देना पड़े वापस, अगर आपने बोरो किया है मार्केट में से और वो विद इन 12 मंथ्स आपको अगर रीपे कर देना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब उसमें देखो शॉर्ट टर्म लोन अगर 12 महीने से कम लिमिट की हो तो। उसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट मैक्सिमम तो 3 मंथ्स होती है, लेकिन कई लोग 6-7 महीने भी करवा लेते हैं, लेकिन सिंपली हुआ तो लेस देन 12 मंथ्स। अब उसको हम दूसरी लैंग्वेज में कैश क्रेडिट भी बोलते हैं, ODCC, ये वर्ड बहुत यूज होता है आजकल। उसके बाद आया लोन रिपेबल ऑन डिमांड। अब लोन रिपेबल ऑन डिमांड मतलब उसका कोई टाइम नहीं है, लेकिन अगर उसने कल मांगा तो हमें कल के कल पैसे वापस दे देने पड़ेंगे, इसलिए हम उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग में लिखेंगे। बिकॉज उसका टाइम पता नहीं है, एक साल भी निकल जाए, 2 साल भी निकल जाए, अगर कल मांगे तो कल के कल भी हमें पैसे वापस देने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पर लिखा है ऑन डिमांड, वो जब भी डिमांड करेगा हमें तब उसको पैसे वापस कर देने पड़ेंगे। उसके बाद है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कोई भी। उसके बाद है T, ट्रेड पेएबल। उसमें 2 ही चीजें आएंगी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, ठीक है। इनका मीनिंग आपको बहुत सालों से पता ही है। उसके बाद जाते हैं अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में। अब देखो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि आपका एक्सपेंस पे करने का बाकी है, वो क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई इनकम आपको एडवांस में मिल गई है, सपोज कि आप मेरे पास अगर आप ट्यूशन में आते हो, अगर आपने नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फी भी मुझे इसी साल दे दी तो मेरे लिए क्या कहलाएगी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो वो मेरे लिए जब तक आप वो मेरे पास से ट्यूशन नहीं ले लेते तब तक मेरे लिए क्या कहलाएगी, वो लायबिलिटी। उसके बाद आया अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, पहले
हमने पढ़ा कि सपोज कि हमने डिविडेंड इश्यू मतलब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन कोई शेयर होल्डर है या तो कोई भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी कोई शेयर होल्डर है, उसने अभी तक अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया है, मतलब हमारे पास से लिया नहीं है। पहले ये होता था, अब तो नहीं होता है, अब तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, लेकिन पहले के जमाने में होता था कि उन लोगों को कंपनी में आना पड़ता था, रजिस्टर्ड ऑफिस में दिखाना पड़ता था शेयर सर्टिफिकेट, और उसके बाद उन लोगों को डिविडेंड मिलता था। तो यहां पर सिंपली वही कि उन लोगों ने आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन शेयर होल्डर ने अभी तक आपके पास से डिविडेंड लिया नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनक्लेम्ड डिविडेंड। उसके बाद है डिबेंचर या तो उसका प्रीमियम, अगर विद इन 12 मंथ्स रिडीम करने वाले हो आप तो वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। उसके बाद है कॉल्स इन एडवांस। अब देखो कॉल्स इन एडवांस, कई लोगों को क्वेश्चन हुआ होगा, सर आपने कॉल्स इन एडवांस शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के नीचे लिखा, लेकिन कॉल्स इन एडवांस वहां पर क्यों नहीं लिखा था? इसलिए नहीं लिखा था बिकॉज वो हमारे लिए काइंड ऑफ लाइबिलिटी है, वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, जो विद इन 2-3 मंथ्स सेटअप हो जाएगी, इसलिए हमने वहां पर नहीं लिखा था। कॉल्स इन एरियर्स वहां पर लिखा था, लेकिन कॉल्स इन एडवांस हमें वहां पर नहीं लिखना है, कहां पर लिखना है, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में। उसके बाद आया एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ये सिंपली ऐसा ही हुआ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर किसी कस्टमर ने आपको एडवांस में अमाउंट पे कर दिए तो वो इस हेड के नीचे आएगा। उसके बाद आया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अगर आपने डिबेंचर इशू किए हुए हैं और उसका इंटरेस्ट अभी तक आपने पे नहीं किया तो वो क्या कहलाएगा, सिंपली आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। उसके बाद आया लास्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स सिंपली क्या होता है, हमें अगर मैं आपको सिंपली विजुअलाइज कराऊं सिचुएशन, तो समझिए 31 मार्च को नॉर्मली हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है, लेकिन इनकम टैक्स अगर उस साल का, सपोज कि इस साल का तो इनकम टैक्स इस साल का तो अकाउंटिंग ईयर बढ़कर 30 जून तक हमने एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन सिंपली आप सोचो सपोज ये अगर 31 मार्च को ही एंड हो जाता ये ईयर, तो 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की जो भी आपकी इनकम होगी या तो प्रॉफिट होगा, आपको कब पता चल जाएगा, 31 मार्च 2020 को पूरे साल का प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा। अब प्रॉफिट पता चल गया तो आप उस पर कितना टैक्स पे करोगे वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप अगर अभी के अभी टैक्स पे करना चाहो तो भी आप पे नहीं कर पाओगे 1920 का, क्यों? बिकॉज उसकी जो ऑनलाइन लिंक होती है इनकम टैक्स पे करने की, वो कब खुलेगी, अराउंड मई में वो ओपन हो जाती है लिंक, अराउंड मई में, एग्जैक्ट कोई डेट पहले से डिसाइड नहीं होती, लेकिन मई के अंदर वो डिक्लेयर कर देते हैं इनकम टैक्स वाले कि आप इस लिंक से जाकर आप अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो और उसके बाद आप अपना टैक्स पे कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आता है नॉर्मली। प्रपोज डिविडेंड मतलब सिंपली यही है कि 31 मार्च को सपोज कि हमने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन 2-3 महीने बाद हम पे करने वाले हैं, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और आप देख भी सकते हो आगे रिजर्व सरप्लस में से मैंने क्या किया था, प्रपोज डिविडेंड माइनस किया था और यहाँ पर प्लस किया। देखिए वो भी क्रेडिट था, ये भी क्रेडिट है। वहां पर मैंने क्रेडिट में से माइनस किया था, लेकिन यानी कि मैंने वहां पर इफेक्ट दी थी डेबिट, और यहां पर कौन सी इफेक्ट दी, क्रेडिट। उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये आप दो जगह पर लिख सकते हो, एक तो आप यहां पर लिखो या तो असेट साइड में से डेटर में से माइनस करके भी लिख सकते हो, दोनों में से जहां पर भी आप लिखो वैलिड है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता था एसेट, उसमें सबसे पहला हेड था नॉन करंट एसेट, वहां पर हमने सिंपल याद रखा था फंड लो, FNDLO। अब F स्टैंड्स फॉर फिक्स असेट, उसमें सब हेड 4 आए थे, फिक्स एसेट के अंडर अगेन 4 हेड्स थे। उसमें से पहला था सिंपली टेंजिबल एसेट, तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जिस किसी भी एसेट को हम देख सकते हैं उसको टेंजिबल एसेट बोल सकते हैं, यानी कि लैपटॉप, टेबल, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा एग्जांपल्स इसमें कवर हो सकते हैं। उसके बाद आता है इंटेजिबल एसेट। इंटेजिबल एसेट यानी कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजी। अब इन सब का मतलब आपको पता ही है, बहुत सालों से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन सिंपली अगर मैं आपको फ्रेंचाइजी का एग्जांपल दूं तो डोमिनोज है, डोमिनोज का ओनर है वो इंडिया शायद कभी कभी आता होगा, लेकिन उसका जूनागढ़ की डोमिनोज का प्रॉफिट भी उसको पहुंच रहा है। ठीक है, तो वो यहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट उसने एक सिस्टम ऐसी बनाई है जो वो सेल कर रहा है, तो उसकी वजह से उसको बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि उसको बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, वो कहलाता है फ्रेंचाइजी। और फ्रेंचाइजी भी किस हेड के अंडर कवर होता है, इंटेंजिबल असेट। लाइसेंस भी आपको पता होगा कि कई कई लाइसेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के पास से लेने पड़ते हैं, अगर आपके पास वो लाइसेंस हो तो भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके आज के अगर आप
एग्जांपल देखें तो जियो का एक दबदबा है मार्केट में, और उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस है, तो रिलायंस जियो में फेसबुक ने आज ही 9.9% स्टेक एक्वायर किया है। पूरी रिलायंस की वैल्यूएशन पहले जब रिलायंस स्टार्ट हुआ था तो 4 लाख इंडियन करेंसी में हम अगर देखें तो 4 लाख करोड़ थी, लेकिन अभी उसका वैल्यूएशन बढ़ गया है। और उसने जो भी फेसबुक के ऑनर ने मार्क जुकरबर्ग ने जो भी पेमेंट किया है वो विथ गुडविल, यानी कि जो एट अ टाइम जो उसकी वैल्यूएशन थी उससे ज्यादा उसने वैल्यूएशन पर पेमेंट किया है। तो जो ज्यादा आया उसको हम क्या बोल सकते हैं, गुडविल भी आप बोल सकते हो, लाइसेंस वैल्यू भी बोल सकते हो। उसके बाद आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीजें आ सकती है। फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये दोनों तो आपको पता ही होंगे। या तो दूसरी कोई कंपनी के आपने शेयर परचेस किए, दूसरी कोई कंपनी के आपने शेयर या तो डिबेंचर परचेस किए वो, या तो आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है। देखिए रिलायंस जियो से लेकर रिलायंस पेट्रोलियम, ये सब इंडस्ट्रीज है या कंपनी है, किसके अंडर कवर होती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, जियो है, पेट्रोलियम है, आर का रिलायंस कम्युनिकेशन का रिटेल बहुत सारा है। ये पूरी जो भी उसकी सब्सिडरी कंपनीज है वो किसके अंडर आती है, रिलायंस कम्युनिकेशन सॉरी वो किसके अंडर आती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो भी बैलेंस शीट आती है, कई बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर जियो ने अभी तक शेयर तो इशू किया नहीं है, तो अगर उनकी कंपनी में अगर हमें परचेस करना हो, उनकी कंपनी में अगर हमें इन्वेस्ट करना हो, तो आप सिंपली क्या करिए, रिलायंस कंपनी के शेयर परचेस कर लीजिए। अगर जियो में कोई भी चेंजेस आएगा तो भी उसका बेनिफिट रिलायंस कंपनी को मिलेगा ही। आप देख सकते हो आज का ही अगर आप शेयर मार्केट देखो तो ये डील डन हुई है, उसके बाद रिलायंस कंपनी के शेयर 10% इंक्रीज हुए हैं। कोरोना का क्राइसिस चल रहा है तो भी 10% उनके शेयर इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पीएफ, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज का पीएफ पड़ा हुआ है उनको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि उनसे जो भी पैसा आए वो हम किस में यूटिलाइज कर पाए, प्रोविडेंट फंड ज्यादा दे पाए। सपोज कि आपने कोई कंपनी के शेयर परचेस किए या तो डिबेंचर परचेस किए या तो एफडी करवा दी, तो एफडी का जो भी इंटरेस्ट आएगा, डिविडेंड मिलेगा, या तो शेयर का प्राइस जो भी हाइक मिलेगा वो हम नहीं रखेंगे, वो हम किनको दे देंगे, प्रोविडेंट फंड में हम ऐड कर देंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी कुछ ऐसा ही होता है। मैंने अभी आपको समझाया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो भी हमारे पास ऐसे ही फंड पड़ा हुआ है वो हम क्या करेंगे, ऐसे रहने नहीं देंगे, वो हम सिंपली जो भी सिक्योर फंड है जहां पर हमारा पैसा डूबेगा नहीं, ऐसे फंड में हम इन्वेस्ट कर देंगे। यानी कि जब कभी भी हमें रिडेम्पशन का टाइम है तब तक वो इन्वेस्टमेंट का थोड़ा यूटिलाइज, तब तक वो अमाउंट जो हमारे पास है उसको थोड़ा हम यूटिलाइज भी कर पाए। ठीक है, उसके बाद आता है डिफर्ड टैक्स असेट। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, अगर आपको देंगे तो डायरेक्टली अमाउंट दे देंगे। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में सिंपली आपने किसी को भी लोन अगर दी हुई है, आपने किसी भी पर्सन को, यहाँ पर मैंने एम्प्लॉयज लिखा है लेकिन आप किसी भी पर्सन को अगर लोन दोगे बट मोर देन 12 मंथ्स के लिए, ठीक है, उसके टाइम लिमिट कौन सी होनी चाहिए, मोर देन 12 मंथ्स, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कस्टम डिपॉजिट। कस्टम लाइसेंस के लिए हमें, मतलब कस्टम यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी डीलिंग करते हैं उन लोगों को कस्टम का एक लाइसेंस लेना पड़ता है। जब कभी भी वो लाइसेंस लेते हैं तो हमें उनके पास कोई डिपॉजिट सबमिट करनी पड़ती है, थोड़ी सी अमाउंट होती है वो हमें सबमिट करनी पड़ती है, उनके बाद वो हमें लाइसेंस देते हैं। सिंपली टेलीफोन डिपॉजिट, अभी तो जियो ने तो पूरा मार्केट ही चेंज कर दिया है, लेकिन पहले के जमाने में पता है लैंडलाइन होती थी, अभी भी होती है। लैंडलाइन अगर आप लोगे तो जब कभी भी वो लैंडलाइन का जो हेड आता है, वो भी जो भी वो बॉक्स आता है, जब कभी भी आप लोगे तब पहले उसकी थोड़ी अमाउंट आप डिपॉजिट कराओगे, जो आपको मिलेगी कब, वापस जब कभी भी आप डिब्बा वापस करोगे तब आपको वो अमाउंट वापस मिलेगी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी में भी जब जो भी हमारे घर के बाहर मीटर लगा हुआ होता है इलेक्ट्रिक का, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपनी का, अब जब कभी भी हम वो नया घर हमने बनवाया तब हमने देखो मीटर वहां पर लिया, तो हमें वहां पर 5-10 हजार 15 हजार जैसे भी उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उस हिसाब से हमें वहां पर डिपॉजिट रखने पड़ते हैं। यानी कि अगर हम कहीं पर भाग जाए तो वो एटलीस्ट उनका जो हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है उतना तो बिल वो हमसे रिकवर कर ही पाए। उसके बाद आता है अदर नॉन करंट असेट। अब सिंपली देखो इन चारों में कहीं भी अगर कोई आइटम है नहीं आ सकती, वो हम कहां पर लिखेंगे, अदर नॉन करंट असेट में। इसमें आया डिबेंचर डिस्काउंट। अब देखो फिक्टिशियस असेट जो भी है उनका कोई स्पेसिफिक हेड नहीं है, ओल्ड फॉर्मेट में था, लेकिन जो ये न्यू फॉर्मेट आया उसमें कोई भी फिक्टिशियस असेट
यानी कि जो रियल में असेट नहीं है, रियल में वो बहुत बड़े एक्सपेंसेस या तो लॉस है, लेकिन हम उसको एज अ एसेट ट्रीट कर रहे हैं, एज अ फिक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि उनको हम एसेट तरीके ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर डिबेंचर डिस्काउंट, यानी कि अगर हमने डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किए हुए हैं, यानी कि 100 का डिबेंचर, मैंने डिबेंचर या शेयर आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज कि मैंने 100 का डिबेंचर या शेयर है, वो 90 रुपीज पर अगर मैंने इशू किया हुआ है, 90 रुपीज मैंने क्या दिया, 10 रुपीज मैंने दिया डिस्काउंट, तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे, लेकिन एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करेंगे। तब तक हम कहां पर लिखेंगे, डिबेंचर डिस्काउंट पर। डिबेंचर डिस्काउंट कहां पर लिखेंगे, अदर नॉन करंट असेट के हेड के नीचे। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंस। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंस आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो 11 में से। सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो आप अभी भी टूथपेस्ट यूज करते हो तो उसको बोलते क्या हो, कोलगेट। नूडल्स खाते हो तो आपके दिमाग में पहले नाम क्या आता है, मैगी। तो ऐसे ही जब कभी भी हम कोई नई कंपनी स्टार्ट करते हैं, नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो हम हमारी कंपनी या प्रोडक्ट के ऊपर ह्यूज एडवर्टीजमेंट करते हैं। ह्यूज एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट हम अराइज उस पर हम ह्यूज एडवर्टीजमेंट करते हैं, यानी कि लोगों के मुंह पर हमारा नाम आ जाए। तो देखिए उसका बेनिफिट अगर आपको 1 साल से ज्यादा अगर मिलने वाला होगा, तो हम उसको 1 साल में राइट ऑफ नहीं कर देंगे, यानी कि उसी साल में पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर देंगे। जितने साल हमें बेनिफिट मिलता रहेगा उतने सालों में हम डिवाइड कर कर एवरी ईयर हम राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। ये भी एक तरह के फिक्टिशियस असेट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिंपल ही है, अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, लेकिन उसका बेनिफिट आपको 2 या 5 साल या तो 10 साल मिलने वाला है, तो सिंपल है आपने जो भी रिसर्च या डेवलपमेंट में एक्सपेंस किए हैं वो आप इस साल में डेबिट नहीं कर दोगे। क्या करोगे, एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करोगे। वो हम बोलेंगे सिंपली रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। देखिए यहाँ पर वर्ड कौन से यूज हुआ है, एक्सपेंसेस, लेकिन हमने लिखा कहाँ पर है, एसेट साइड, यानी कि रियली है एसेट नहीं है, लेकिन हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद आया करंट एसेट। उसमें हमने सिंपली याद रखा था CITCSO। सी स्टैंड्स फॉर करंट इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप अगर लेस देन 12 मंथ्स के लिए कर रहे हो, आइदर इन शेयर्स, इन डिबेंचर्स और इन एवरीवेयर, अगर उसकी टाइम लिमिट लेस देन 12 मंथ्स है, तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आए इन्वेंटरीज। अब देखो इन्वेंटरीज में किसी भी तरह का अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, आइदर सेम रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश यानी कि आधा काम कंप्लीट हो गया है लेकिन आधा काम अभी बाकी है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा पड़ा हुआ है। फिनिश गुड का मतलब क्या होता है, आपकी कोई प्रोडक्ट रेडी है, रेडी टू सेल है, उसको हम बोलेंगे फिनिश गुड। उसका भी अगर स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेड, जो भी आप माल बेचते हो, अगर आपके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो लूज टूल यानी कि सिंपल स्क्रू ड्राइवर और ऐसे सब आइटम्स नहीं होती है, उसे हम लूज टूल्स बोलते हैं। स्पेयर पार्ट्स, इसी तरह के स्पेयर पार्ट्स हमारे पास पड़े होते हैं। लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट आप सिंपली देखो तो सेम कैटेगरी में आप ट्रीट कर सकते हो। उसके बाद है कंज्यूमेबल स्टोर्स। अब कंज्यूमेबल स्टोर्स का मीनिंग क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो पता है कई कई कंपनियों में टी या कॉफी कंपनी ऑफर करती है अपनी तरफ से, या तो ब्रेकफास्ट ऑफर करती है। सपोज कि उन लोगों ने टी बनाई, तो प्यून होता है वो चाय बनाता है नॉर्मली। अब चाय पत्ती, शुगर, गैस सिलेंडर, दूध, ये सब हमें लेकर रखना पड़ेगा। तो चलो दूध तो हम रोज का रोज लेंगे, लेकिन शुगर है, चाय पत्ती है, ये सब हम क्या करेंगे, एवरी मंथ या तो थोड़े थोड़े टाइम का लेकर रख देंगे। तो वो सिंपली हमारे लिए क्या कहलाएगा, कंज्यूमेबल स्टोर्स। यानी कि इससे हम बेनिफिट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम एम्प्लॉयज को एक फैसिलिटी दे रहे हैं जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली हमें मिलेगा। चाय पीकर कोई काम करने बैठेगा तो थोड़ा दिमाग उसका अच्छी तरह से चलेगा। उसके बाद है गुड्स इन ट्रांजिट। अब देखिए ये हम समझें तो इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज कि हम अभी रह रहे हैं जूनागढ़ में। सपोज कि आपने एक ऑर्डर किया 31 मार्च को, आपने एक ऑर्डर किया सुबह सुबह महाराष्ट्र में से। अब वो महाराष्ट्र में से जूनागढ़ में आने तक 2-3 दिन तो लगेंगे, सेम डे तो डिलीवरी नहीं हो जाएगी। 2-3 दिन अगर उसमें लगे तो 31 मार्च को आपका क्या होगा, अकाउंट क्लोज हो गए। अब देखिए अकाउंट क्लोज है मतलब हम फिजिकल स्टॉक का वेरिफिकेशन करेंगे। अब फिजिकल स्टॉक का वेरिफिकेशन अगर आप करोगे तो ये गुड्स तो अभी रास्ते में है, अभी हमारे पास पहुंच तो नहीं गए, तो ऑनरशिप हमारी है। यानी कि अगर आप एज पर बिल चेक करोगे तो आपका स्टॉक ज्यादा आएगा, अगर आप फिजिकली वेरीफाई करोगे तो आपका स्टॉक कम आएगा। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ये जो गुड्स हमने परचेस कर लिया है उसका बिल तो हमारे पास आ गया होता है, बिकॉज फैक्स या ऑनलाइन हमें बिल सेंड कर देते हैं वो लोग, लेकिन अभी तक फिजिकली वो स्टॉक हमारे पास या गुड्स हमारे पास पहुंचे नहीं है। तो तब तक वो क्या कहलाएंगे, हमारे स्टॉक कहलाएंगे।
हमारी ही इन्वेंटरी वो कहलाएंगे और हम उसको ट्रीट करेंगे एज अ गुड्स इन ट्रांजिट और इन्वेंटरीज के हेड के नीचे हम उसको लिखेंगे। उसके बाद है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। ये बहुत बस मस्त चीज है। चलिए मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूँ। पता है ना आपको, थोड़े साल पहले आप क्या थे, बच्चे थे। पता है जब कभी भी आपके घर कोई भी गेस्ट आता था तो आपकी मम्मी क्या बोलती थी, बेटा जा जल्दी पास वाली प्रोविजन स्टोर में से काली सोडा लेकर आ। काली मतलब ब्लैक सोडा लेकर आ, ब्लैक सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आ। तो तब आप भी दौड़े दौड़े चले जाते थे, प्रोविजन स्टोर वाले को जाकर बोलते थे कि अंकल अंकल मुझे काली सोडा चाहिए या तो ब्लैक सोडा चाहिए, ब्लैक सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक ब्लैक कलर की दे दो। तो प्रोविजन स्टोर वाला बोलता था कि मेरे पास तो 4 तरह की ब्लैक कोल्ड ड्रिंक है। तब आप हो जाते थे कंफ्यूज, चार? मम्मी ने कुछ नाम तो नहीं बोला, मम्मी ने तो सिंपल यही बोला है कि ब्लैक कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। तो हम पूछते थे अंकल कौन सी ब्लैक कोल्ड ड्रिंक है, तो वो पता नहीं कौन कौन से थम्स अप देता था, कोका कोला नाम देता था, पेप्सी नाम देता था, सोसियो एक रीजनल में बहुत फेमस है हमारे, वो नाम देता था, आरसी कोला, पता नहीं क्या क्या 3-4 तरह के वो नाम देता था। अब हम हो जाते थे कंफ्यूज। अगर हम ऐसे ही घर गए तो भी पिटेंगे, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक लिए बिना गए तो भी पिटेंगे, अगर गलत लेके गए जो पॉपुलर नहीं होगा तो भी पिटेंगे। तो सिंपली इससे बचने के लिए हम क्या करते थे, अंकल को बोलते थे अंकल जो भी आपको अच्छी लगे और सबसे ज्यादा चलती हो वो हमें दे दो। तो प्रोविजन स्टोर वाले अंकल फिर से बोलते थे बहुत सारी चलती है, थम्स अप है, पेप्सी है, कोका कोला है, तीनों बहुत ज्यादा चलती है। तो हम वापस कंफ्यूज। तो हम फिर अंकल को पूरी सिचुएशन बताते हैं। अंकल बोलते प्रोविजन स्टोर वाले अंकल बोलते थे कि चलो ठीक है बेटा तू ये 2 लेकर जा। हम सपोज के अंकल ने हमें दी कोका कोला और पेप्सी दोनों की, वो जो 2 लीटर से ज्यादा वाली बोतल आती है वो दोनों 2 हमें दी, लेकिन हम उसमें से रखेंगे सिर्फ एक ही। हम दोनों लेकर घर आते थे, मम्मी बोलती थी ये ठीक है और वापस हम दूसरी दे आते थे वापस। अब ऐसे ही कई तरह के एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। ये सिंपली देखिए हम घर पर लेकर आए उस अंकल के पास से, तो जब तक हम उनको अप्रूवल नहीं देंगे या तो कंफर्म नहीं करेंगे चलो अंकल हमने कोका कोला रखी, पेप्सी में आपको कल वापस देके जाऊंगा, तब तक उस अंकल के लिए ना तो ये एज अ सेल्स कंसीडर कर सकते हैं, तब तक जब तक वो सेल्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास से जब तक अंकल को कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तब तक वो अंकल के लिए क्या कहलाएगा, गुड सेंट ऑन अप्रूवल। मतलब अंकल ने भेजा है, मतलब अंकल एज अ बिजनेसमैन अगर आप देखो तो हमने कस्टमर को भेजा है लेकिन कस्टमर का अप्रूवल नहीं आया है। ठीक है, कई बार हम पास वाले स्टोर्स में से जाते हैं और पता नहीं कई रंग बिरंगे कपड़े उठाकर लेकर आते हैं या तो रंग बिरंगे जूते उठाकर लेकर आते हैं, तब हम शॉप वाले को बोलते हैं देख अगर घर वालों ने मुझे मना किया कि ये नहीं चलेगा तो मैं आपको रिटर्न कर जाऊंगा। तो जब तक कंफर्मेशन हम उनको नहीं देते तब तक उन कपड़े वाले या तो जिस किसी भी शॉप से हम वो परचेस कर आए उनके लिए वो क्या कहलाएगा, गुड सेंट ऑन अप्रूवल। यानी कि कंफर्म सेल्स नहीं हुई है, अप्रूवल पर गई है, अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद वो एज अ सेल्स कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आया टी, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब इसमें 2 ही चीजें आएंगी, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, उसके बाद आया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये सिंपल है, कैश ऑन एंड बैंक बैलेंस और चेक और ड्राफ्ट अगर आपके पास कोई पड़ा हुआ है तो आप यहां पर लिख दोगे सिंपली। उसके बाद आया शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अब कोई भी लोन या तो आपने अपने सप्लायर को एडवांस अमाउंट दी हुई है, सिंपल है कि 12 मंथ्स के पहले तो आप उसका बेनिफिट लेने ही वाले हो, और ऐसी लोन आपने किसी को दी है कि विद इन 12 मंथ्स वो आपको वापस दे देगा, तो वो सिंपली कहां पर आएगी, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में। उसके बाद आया अदर करंट एसेट। अब इन पांचों में कोई भी आइटम ऐसी है जो इन पांचों के में कवर नहीं हो रही है तो हम सिंपली कहां पर लिखेंगे, अदर करंट एसेट। यानी कि सिंपली प्रीपेड एक्सपेंस, अगर हमने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे किया हुआ है तो सिंपली हम उसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अगर ऐसी कोई इनकम है, सपोज कि आपने मुझे इस साल की भी फी नहीं दी है तो मेरे लिए क्या ड्यू मतलब रिसीवेबल तो हो गई है लेकिन अभी तक आप लोगों ने मुझे पे नहीं की है, मतलब मुझे रिसीव्ड हुई नहीं है, तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो मेरी क्या कहलाएगी, वो रिसीवेबल, वो मैं इस हेड के नीचे लिखूंगा। कोई ऐसे फिक्टिशियस एसेट है, हमने अभी फिक्टिशियस एसेट के बारे में बात की, ऐसी कोई एसेट है कि विद इन 12 मंथ्स हम उसको रिडीम करने वाले हैं, पूरी राइट ऑफ कर देंगे, तो सिंपली हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपली हम उसको कहां पर लिखेंगे, अदर करंट एसेट में। यहां पर हुआ बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट। अब पीएनएल में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि आपको पता ना चलती हो, लेकिन 2-3 चीजें मुझे मैसेज में आई थी तो मैं आपको समझा देता हूं। पहला आया था एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस।
पीएनएल में एक्सपेंस के साइड ये हम लिखते थे मेन हेड एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, उसमें आया था सैलरी बोनस कमीशन, ये तीनों चीजें तो आपको पता होगी। देखिए कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, मतलब कंट्रीब्यूशन टू पीएफ होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब हमारे एम्प्लॉय को हम पीएफ की अमाउंट देंगे तो पीएफ की अमाउंट दो चीजों से बनती है। एक तो एम्प्लॉय की सैलरी में से थोड़ा पोर्शन कटेगा और जितना एम्प्लॉय की सैलरी में से कटा उतना ही पोर्शन हम अपनी तरफ से उसमें डालेंगे। तो हमने जो एज अ कंपनी की तरफ से पीएफ फंड में एम्प्लॉयज पीएफ फंड में डाला वो कंपनी के लिए क्या कहलाएगा, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। ऐसे ही होता है पेंशन फंड और ऐसे ही होता है ग्रेचुइटी फंड, हमारा कंट्रीब्यूशन इन पर्टिकुलर फंड। चलिए उसके बाद आया फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट में सिंपली मैंने लास्ट में आपको बताया था कि कोई भी अगर आपने मार्केट में से लोन लिए, कोई भी अमाउंट बोरो की है, उस पर आपको एवरी ईयर क्या उस पर आपको एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा रिटर्न देना पड़ेगा, यानी कि वो आपके लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस। सिंपली देखिए इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड और डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, ये अमाउंट हमने बोरो की है, लेकिन एवरी ईयर हम क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ही है, हम कैश फ्लो में पढ़े थे, ठीक है। और फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इसलिए इसका बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट कहां पर आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। कोई भी लोन अगर शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, उसका अगर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो ऐसे ही हेड के नीचे आएगा। चलिए यही थी चीजें सारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने आपकी पूरी क्वेरी सोल्व करने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई भी क्वेरी अगर रह रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या तो कोई भी बेस्ट पार्ट आपको वीडियो का लगा वो भी कमेंट कर सकते हो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और करवाइए अपने दोस्तों से इसी तरह के वीडियो इन फ्यूचर देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।